अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम रशिया यूक्रेन वार के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर पहले 3 से 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में हमने रशिया की ओवरऑल रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट था हिस्ट्रिकल आउटलुक उसको देखा। फिर हमने जो इन्वेजन हुई थी रशिया के अंदर, पुतिन ने जो इन्वेजन की थी उसको हमने देखा। फिर उसके बाद हमने काजेज देखी। तो काजेज के बाद अब जो हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने ये भी देखा था कि व्हाट पुतिन वांट्स। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो होगा जी इम्प्लीकेशंस ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर ऑन द वर्ल्ड। ये 3 से 4 इस इनको लेवल्स में हम देखेंगे, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या थी, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या थी और सोशल इम्प्लीकेशंस क्या थी। ठीक है, हम देखते हैं जी। सबसे पहले इसको हम ना फर्दर भी देखेंगे, मतलब कि हम स्पेसिफाई भी करेंगे इसको यूरोप सेंट्रिक और ओवरऑल। लेकिन अगर देखा जाए तो मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस में ईयू कुड स्टार्ट एमिंग इटसेल्फ टू द टीथ। मतलब कि ईयू जो होगा वो उसका जो फोकस हो जाएगा। अब यूरोपीय यूनियन का जो ओवरऑल आजकल फोकस हुआ है, ये ओवरऑल ट्रम्प से पहले भी था, ट्रम्प के इरा में भी रहा है, और ओवरऑल अब वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वो टुवर्ड्स यूरोप सेंट्रिक। मतलब कि उसकी जो पाइवट टू यूरोप पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की, वो हो जाएगी। उसके अलावा चाइना वुड सीन एन ओपनिंग टू टेक ओवर ताइवान बाय फोर्स। मतलब कि अब चाइना को भी ये फील हो रहा होगा, वो भी इजीली इस चीज़ को एक सांस लेगा, एक एक पर्सपेक्टिव से देखेगा कि क्या मैं भी जिस तरह का एक रशिया ने इन्वेड किया है उस तरह मैं भी ताइवान के अंदर कर सकता हूँ। मतलब कि वो एक जो शह एक मिलना होती है, एक बंदे को पुश मिलता है, एक जो आप ट्रिगर करते हैं, ये इस तरह का एक ट्रिगर चाइना को भी मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें तो ब्लेम गेम जी अमंग वर्ल्ड लीडर्स। आप देख रहे हैं इस टाइम दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, अब पुतिन अगर बाइडन को कह रहा है तो बाइडन पुतिन के ऊपर धमकियां लगा रहे हैं। अभी जो कल उनकी स्पीच हुई है यूएन जनरल असेंबली के अंदर, उसमें भी उन्होंने रशिया के ऊपर और पुतिन के ऊपर वार क्राइम्स ट्रायल की भी उन्होंने रिकमेंडेशंस की हैं। ठीक है, ओवरऑल जो इस वार से जो पॉलिटिकली अगर नेक्स्ट देखा जाए तो जितने भी मेजर इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व होना था वो सारे लिंगरिंग है। किस तरह जी कोविड-19, उसके अंदर जितनी भी एक जो रिस्पांस चाहिए था, जो रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए थी, वो ट्रम्प और शी की आपस में ब्लेम गेम की वजह से वो साइड पे हो गई। उसके बाद जो बाकी रही सही कसर जो थी वो यूक्रेन वार ने कर दी। उसके बाद पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान स्पेसिफिकली और ओवरऑल दुनिया क्लाइमेट चेंज का शिकार है, तो उसके ऊपर जो काम करना था वो साइड पे हो गया। अब आप देखें कि जो COP26 के अंदर जो कुछ हुआ, कुछ भी कोई प्रॉपर एक जिस तरह एक मैकेनिज्म सेट करना था वो नहीं हो पाया। उसके अलावा जो प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान इस टाइम न्यूक्लियर इज अबाउट टू बिल्ड, क्योंकि यूएन के पिछले दिनों रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान जो है वो न्यूक्लियर आपका जो प्लान है वो ऑलमोस्ट इट कैन मेक इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। सो जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना था, जिसको दुनिया के आगे सामने रखना था, जिस पे सबने मिल बैठ के जिस सर जोड़ के बैठना था, वो सारे जितने भी मसाइल हैं वो लिंगर ही किए जा रहे हैं। और ओवरऑल दुनिया, अब आप अफ्रीका देख लें, आप एशिया देख लें, आप यूरोप देख लें, इवन कि आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहीं पर भी देख लें, ओवरऑल आपको जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल जो एक चेंजिंग है वेदर पैटर्न्स की, इन्वायरमेंट की, वो आपको नजर आएगी। सो ये वक्त था एक प्लेनेट को बचाने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लड़े ही जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। अब $750 बिलियन उनको भी चाहिए, यूक्रेन को $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस ऑलरेडी उसने अप्रूव कर चुका है। वो अगर यही $40 बिलियन आप जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पर लगाएं, आप वहाँ पर इन्वायरमेंट को सेट करें, वहाँ पर जो ये इश्यूज चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, अगर इनके ऊपर लगाते तो ये ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत इसके कि जो इधर जा रहे हैं। ठीक है, और वो होना क्या है, वो अल्टीमेटली वेस्ट होने हैं। और किस तरह वेस्ट होने हैं जी? आप ये डबल आप नुकसान कर रहे हैं। एक, बल्कि अगर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो 3 हिस्सों में भी हो सकता है। पहला, आप जो अमाउंट दे रहे हैं, लाइक अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँ $14 बिलियन की, जो कि यूएस ने अप्रूव की है फॉर यूक्रेनियंस एड, अगर उस $40 बिलियन को आप सही जगह पे लगाते जो कि एनवायरनमेंट था, तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। पहला, अगर वो उधर लग भी रहा है यूक्रेन के अंदर, तो क्या कर रहे हैं जी? उससे लोग मरेंगे, जाने ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी। ठीक है, और ओवरऑल जो आपकी जो इकोनॉमी है उसको एक नुकसान
नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड को एक जो वर्ल्ड की जो कॉमन गुड है वो स्टेक में नहीं है इस टाइम, मतलब कि उसको आप फोकस नहीं कर रहे। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को देखें तो राइज इन एनर्जी प्राइसेस, ये आप देख रहे हैं ऑयल क्राइसिस हो रहे हैं, गैस क्राइसिस चल रहे हैं, अबेटेड रॉ मटेरियल्स की कमी हुई जा रही है, कमोडिटी बिल्स में एक खातिर खा इजाफा हो रहा है। मतलब कि इवन के एक जो कॉमन मैन था, इवन पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉमन मैन था, जो एक मिडिल क्लास तबका था, उसने कभी भी इतना ज़्यादा फील नहीं किया था जितनी कि इस टाइम महंगाई हो रही है, जो कि एक इन्फ्लेशन का रोना धोना चल रहा है। अगर हम इसको फर्दर देखें ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो अगस्त 29 2022 के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टूड एट 1050.09 यूएस डॉलर्स पर बैरल। ये स्टैटिस्टा की जो एस्टिमेशन थी, जेपी मॉर्गन ने कहा है कि क्रूड ऑयल विल slip to an average of 101 per barrel in second half of 2022 also, said Natasha Kaneva, head of global commodities research at JP Morgan. इसी तरह डच बेस्ड राबो बैंक है, उनके मुताबिक ऑयल प्राइसेस कैन रीच 125 to 175 डॉलर पर बैरल डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑन द सैंक्शंस। जिस तरह सैंक्शंस लगेंगी, अब इशू ये है कि जो रशिया है वो भी ओपेक कंट्रीज का, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनका मेंबर है। तो अगर उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगी तो वो उसको मनूवर करेगा। तो ये ओवरऑल ना चीज़ें, अब क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, तो इसको अगर एक जगह पे कोई इशू होता है तो दुनिया के दूसरे किनारे पे रहने वाला इंसान आज सफ़र कर रहा है उसकी वजह से। इसी तरह अपटिक इन गैस प्राइसेस एंड एडिशनल हेडेक फॉर लोअर मिडिल क्लास, यूरोप वुड बी मोर वल्नरेबल, कैसे 35% ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम रशिया, डोमिनो इफेक्ट कुड पुश अक्रॉस द फाइनेंशियल मार्केट्स। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर गैस क्राइसिस होते हैं, तो उसी तरह उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ वहाँ से भी ये फैलता फैलता ओवरऑल दुनिया में फैल सकता है। नेक्स्ट अगर चलें जी, तो रॉ मटेरियल्स, a new crisis is at the brink. Russia is a major producer of copper, aluminium, lithium, platinum, and palladium, and some of these are used in chip making, can delay in semiconductor industry. पाकिस्तान को जो लास्ट टाइम सैमसंग इंडस्ट्री के शायद ओनर थे, या पता नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर ना एक प्लांट था, अब मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, उनके सीईओ की ये स्टेटमेंट थी कि हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा हमारे पास। उसकी ना दो रीज़न थी, एक ओवरऑल दुनिया के अंदर जो शॉर्टफॉल है चिप मेकिंग जो मटेरियल है उसका, और दूसरा हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ताइवान इज़ द चिप मेकिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक, और दूसरा जो रशिया था, और तीसरा चाइना है। इसी तरह मतलब कि जितने भी ये जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो चिप मेकिंग जो इंडस्ट्री है उनके अंदर ये एक टॉप लेवल पे हैं। और अगर एक डिक्लाइन होता है इस चीज़ का, चिप मेकिंग जब वहाँ पर वार चल रही है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री होगी वो काफ़ी सफ़र करेगी इससे। नेक्स्ट अगर देखें सोशल इम्प्लीकेशन, तो इसकी जो मेजर अगर अभी आप देखें तो वो दो हैं जी। एक आपको फूड इनसिक्योरिटी 29, ये अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिसोर्सेज, आप यूएन लगा सकते हैं, आप कैस्पियन रिपोर्ट लगा सकते हैं, आप डच बेस्ड राबो बैंक के मुताबिक 29% ऑफ वर्ल्ड्स वीट सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड, वो जो है वो यूक्रेन और रशिया से आती है ओवरऑल, और वो इट हैज़ रिमेन्ड अनहार्वेस्टेड। और उससे फिर क्या होगा कि दुनिया के अंदर वो जो 29% का चंक था वो तो साइड पे हो गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि आने वाले दिनों में हमें फूड क्राइसिस होने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी फूड सप्लाई डिसरप्शन ड्यू टू कोविड 19 की वजह से हम पहले ही सफ़र कर रहे थे। मैनी कंट्रीज कुड कम अंडर रिस्क। उसके बाद जी बाइडन साहब ने, जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अभी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच के अंदर इस चीज़ का मेंशन भी किया कि दुनिया इज़ एट द ब्रिंक ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, मतलब कि ये जो रिस्क है। आल दो कि टर्की ने एक डील करवा दी है, टर्की एंड यूएन ने मिलकर, रशिया एंड यूक्रेन की, और वो जो आपकी वीट है और ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो रशिया यूक्रेन वार है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा जी रेफ्यूजी क्राइसिस, यूएस ईयू के अंदर ऑलरेडी अंडर ट्रंप अगर आप देखें तो मल्टीपल इश्यूज चल रहे थे रेफ्यूजी क्राइसिस के। तो इस वार ने ट्रिगर किए हैं ऑलमोस्ट 10
मिलियन जो पीपल हैं अकॉर्डिंग टू यूएन टू यूरोप जिन्होंने मूव किया है। तो आप ये देखें कि वो कंट्रीज ऑलरेडी यूरोप के अंदर भी इस टाइम रिसेशन का माहौल है, यूके अंडर रिसेशन है, इस ऑलमोस्ट अंडर रिसेशन। उसके अलावा मल्टीपल जो नेशंस हैं वो इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी सफ़र कर रही हैं, और फिर एडिशनल दीज 10 मिलियन पीपल, तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी। हमारी जो आज हमने की हैं इम्प्लीकेशंस ऑन द ग्लोब, सबसे पहले हमने देखा था इसकी मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखी हैं, और फिर सोशल इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इस यूक्रेन जो क्राइसिस का एक नया एस्पेक्ट देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।